हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 का है और हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 मैंने पहले करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, वहाँ पे आपको हिंदी के साथ साथ CTP के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है और भी अच्छी होगी। तो अब आप सभी को पता है कि आप यूपी टेट की बारी है, जल्दी ही एग्ज़ाम होगा, तो अपनी तैयारी आप जो है वो बिल्कुल अच्छे से बरकरार रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप जो है मेरा जो पहले का वीडियो है वो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं मैंने उसको ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज का आज का क्वेश्चन कैसा है ये देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। कौन वर्ण घोष नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, छ, अ, ड। ये 4 वर्ण है, आपको बताना है इनमें से घोष कौन सा नहीं है। तो घोष नहीं बताने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि घोष और अघोष होते क्या है। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहा जाता है। और जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अघोष को देखिए, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग होता है, तो हर जो वर्ग का पहला दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष वर्ण होता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स, ये जो है ये अघोष है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह ये घोष वर्ण है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी अगर आप भूल जाएं तो प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अघोष और घोष से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस टेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि घोष किसको कहते हैं, अघोष किसको कहते हैं। तो अघोष याद करना बहुत सिंपल है। वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सभी स्वर य, र, ल, व, ह ये घोष वर्ण है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो घोष नहीं है, आपने देखा है कि सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। तो ए तो नहीं होगा और ना ही अ होगा, ये दोनों क्या है, घोष हैं। और फिर आपने देखा कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो है घोष होता है। तो यहाँ पे ड है, ट, ठ, ड, तो ड तीसरा है तो ये भी नहीं होगा। च, छ पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वर्ग का वो अघोष होता है। तो छ क्या है, छ जो है वो अघोष है, ना कि घोष है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो देखिए, कृष्ण में री का मतलब री स्वर है, री की मात्रा है, दृष्टि में भी है और कृपा में भी है। किस में नहीं है, तो रिवाज में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, रिवाज, ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसका जो है विच्छेद कर लीजिए, सब अक्षर को जो है तोड़ दीजिए।
जैसे कि रिवाज का हो जाएगा र धन ई, धन व, धन आ, धन ज, धन, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये रिवाज, र में छोटी ई की मात्रा है तो री वा पे आ की मात्रा वा ज, तो हो गया रिवाज। बाकी को आप तोड़ेंगे तो जैसे होगा द, धन री, धन श, धन ट, धन ई, क्या हो जाएगा दृष्टि, दृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पे री का जो है री स्वर है और इसमें देखिए री स्वर नहीं है, इसमें किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। जबकि स्वतंत्र रूप से आने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से आने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं और स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में गुण संधि है। किस शब्द में गुण संधि है। सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु। क्या हो जाएगा, भारतेंदु इसका आंसर हो जाएगा। भारतेंदु में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समश्रु। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मूछ। समश्रु का तद्भव रूप होता है मूछ। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले को कहते हैं विलोम शब्द। विपरीत का मतलब ये होता है उल्टा। उल्टा जो जिस शब्द का उल्टा मतलब होता है उसको विपरीत कहते हैं। तो विपरीत अर्थ का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसको विलोम शब्द कहते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण जो शब्द है इसका अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। देखिए वर्ण का अर्थ जो है वो रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, जबकि आकाश जो है भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज। तो आंसर हो जाएगा मनसिज। जलज, अंबुज, पंकज ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये कामदेव का पर्यायवाची है। मनसिज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी ये जो है तीनों वो कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के और अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे नीरज, तोयज, अरविंद, सरसिज आदि। नेक्स्ट है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, बेश्यान, मनवा, अनन्य मनस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अनन्य मनस्क। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए अनन्य मनस शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति में वाच्य। ये है वाच्य। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है।
लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाच्यार्थ प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ, वाच्यार्थ प्रकट होता है। वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिससे साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है और प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण उसे मुख्य या अभिधा कहते हैं, और इससे निकलने वाला मुख्य अर्थ ही क्या होता है? वाच्यार्थ होता है। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण व दोष आदि। देखिए, जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति या गुण का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के गुणों का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़कपन, बचपन, मूर्खता आदि। तो गुण और दोष आदि कैसे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली, ऑप्शन नंबर 2 पतलून, ऑप्शन नंबर 3 मदन, ऑप्शन नंबर 4 खेलने। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, काली। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो कैसी पतलून की विशेषता बता रहा है? पतलून कैसा है? तो पतलून काला है, तो काली पतलून। तो काली क्या है? विशेषण है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम जो भी होता है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त में इस जो वाक्य में है इसमें काली शब्द पतलून की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? काली शब्द, मतलब पतलून काली है, तो काली क्या है? विशेषण है। इसकी विशेषता बता रहा है, पतलून का विशेषता बता रहा है कि पतलून काली है, तो काली हो गया विशेषण। अगला प्रश्न है कि वहाँ मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के या कोई नहीं था, और कोई नहीं था, अलावा कोई नहीं था, अथवा कोई नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए में जो तक शब्द दिया हुआ है, तक, ये पूछ रहा है ये क्या है वाक्य में? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। आंसर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। देखिए, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ बताता है। जो शब्द, जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तक, तक, भर, बिना, द्वारा आदि। आदि जो है ये जो क्या है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, संबंध। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध हो जाता है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे देखिए हिंदी कारकों का सामान्य परिचय। ये है कारक, चिन्ह है और अर्थ है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को
के लिए। अपादान से अलग होना, संबंध कारक का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी। ये है इनके चिन्ह कारकों के। आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध कारक का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए, आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम के टाइम में समझने में। तो यहाँ पे देखिए को और के लिए किस किस कारक के चिन्ह हैं। तो यहाँ पे आपने देखा संप्रदान को, के लिए, तो संप्रदान को, के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह है को और के लिए। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? आइए यहाँ देखते हैं। उद्देश्य और विधेय पहले देख लेते हैं क्या होता है। उद्देश्य जो है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य है। कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य है। चिड़ियों ने दाने चुग लिए, यहाँ चिड़ियों के बारे में कुछ कहा जा रहा है इसलिए ये उद्देश्य है। तो चिड़ियों के बारे में बात हो रही है तो चिड़िया क्या है? उद्देश्य है। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे सुमित साइकिल चला रहा है, वाक्य में साइकिल चला रहा है में सुमित उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, अतः यह विधेय है। तो कौन साइकिल चला रहा है? सुमित। सुमित उद्देश्य है और साइकिल चला रहा है विधेय है। तो इस तरह से ये किसके अंग हैं? ये वाक्य के ही अंग हैं। किसके अंग हैं? वाक्य के अंग है। तो आंसर हो जाएगा वाक्य। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। अभी आपने पढ़ा उद्देश्य और विधेय। बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं और इसका आंसर अब आपको देना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5। प्लीज़ इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। क्योंकि आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये तो ज़रूर बनता है कि आप ज़रूर इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम क्या है आपको बताना है। अर्धविराम, विराम, अल्प विराम, हंसपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्धविराम। ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है? अर्धविराम। ये अर्धविराम चिन्ह है। अल्प विराम क्या, कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम ये होता है अल्प विराम। और हंसपद चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है हंसपद चिन्ह। कौन सा चिन्ह? हंसपद चिन्ह होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण, निर्देशक, कोष्ठक या उपविराम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोष्ठक। कोष्ठक का, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाने के लिए कौन सा इसमें से उपयुक्त है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे।
थैंक यू, बाय बाय।